हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैं बात कर रहा हूं आज एनसीईआरटी, क्योंकि फ्रेंड्स एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है क्लास 6 की हिस्ट्री की चल रही है और ये लेक्चर थर्ड होगा। 2 लेक्चर दे दिए, आप नहीं देखें तो आप उन्हें देख लें और मैंने उसका लिंक आई बटन पर भी दे दिया है और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी साझा करता हूं। तो आपने यदि टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जो कमियां हो आप मुझे बताएं, मैं उन्हें एनहांस करूंगा और फ्रेंड्स आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश पूरी करूंगा। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बिना समय गए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि पुरानी इमारत जो कि हड़प्पा कालीन थी, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जैसा कि आपको पता है जो भी पुरानी इमारत होती है वो कुछ रहस्य छुपा के रखती हैं। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इसी समय जो काम कर रहे थे इंजीनियर, उन्हें अचानक एक पूरा स्थल मिला। तो वो हड़प्पा था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिया। भाई चोरी करने की प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, तो उन्होंने भाई वहां से उखाड़ ली कि बना लेते हैं। इससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई जो कि हड़प्पा कालीन थी। इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराना शहर है जिसका नाम हड़प्पा है, हड़प्पा नगर है। इसी नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किसने की थी। लगभग मैं समय बता देता हूं, 1920 से 22 के मध्य, ठीक है। बीरबल साहनी ने हड़प्पा कालीन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स चूंकि इस नगर की खोज हुई सबसे पहले, बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को इससे ही जोड़ने लगे। हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा जाने लगा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष यानी कि 4700 साल पहले हुआ था। और फ्रेंड्स इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था और लेकिन ऊंचाई पे बना था, और जो पूर्वी हिस्सा था, जैसा कि आपको पता है कि ये पश्चिमी हिस्सा था और ये पूर्वी हिस्सा था। पश्चिमी हिस्सा छोटा था परंतु ऊंचाई पे था, यानी ये यहाँ पे हाइट ज्यादा थी। और ये जो पूर्वी हिस्सा था ये बड़ा था और ये दबाव था, निचला था, यानी कि एक ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे फ्रेंड्स ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग। तो जो हमारा गुजरात का एरिया था, यानी कि जो पाकिस्तान का एरिया था, ये तुम्हारा नगर दुर्ग कहा जाने लगा और निचला नगर कहा जाने लगा जो पूर्वी भाग था। ये महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बता दूं कि कुछ चीजें हैं मानचित्र में दिखाई गई हैं जो नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तरह का तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया। तो जैसा कि पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं कमेंट इसलिए करवाता हूँ कि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं, और आप जब सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो ये चीजें ही एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगी। और विश्वास मानिए आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो तालाब को बनाने के लिए ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो यानी कि जो स्नानागार बनाया गया था उसमें किस चीज़ की लेप चढ़ाई गई थी? चारकोल, या कहा और भी 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर किया जाता था, उसके ऊपर चारकोल की लेप चढ़ाई जाती थी। सरोवर को 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। भरने के लिए पानी था जो कि कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया गया। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल से, ये जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले, जैसे यहाँ पे अपना खाने का सामान संग्रहण करते होंगे। तो कुछ आपको लोकेशन पता होना चाहिए। मानचित्र में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी से आपको मैंने बताया कि 5 नदियां निकलती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है। तो यहाँ के पास यहीं कुछ नगर बसे हुए हैं, तो इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये मोहनजोदड़ो हो गया, सोतका को हो गया, और यहाँ पे देख सकते, पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि हड़प्पा जो सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए रावी नदी के तट पर है। राखीगढ़, कालीबंगा और गावेरी वाला, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। धौलावीरा, सुतकोर, तदा जो कि गुजरात में है, और लोथल ये भी गुजरात में है। और फ्रेंड्स चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, और ये आप मुझे जो क्वेश्चन किया करूँ मैं उन्हें आप अवश्य कमेंट किया करिए, और बेहतर बनाने के लिए वीडियो का आप अपने सुझाव अवश्य साझा करें, तो मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ यूट्यूब पे। भवन, नाले और सड़कें के बारे में बात कर लें। नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। आज तो कई मंजिला इमारत देखने को मिलेगा, जैसे अभी ग्रेटर नोएडा में ट्विंस टावर जो कि अवैध था, गिरा दिया गया। मगर यहाँ पे पहले 2 मंजिला ही इमारतें आपको देखने को मिलती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ जैसा कि आप देख रहे होंगे आज भी जो स्नानागार अलग होते हैं, तो
कैसे कहाँ से लिए गए, तो उसी जो पहले नगर थे उन्हीं से ही चीज़ें सीखते गया मनुष्य और धीरे धीरे अपने परिवेश यानी अपने जीवन शैली में बदलाव लाता गया। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, आज भी ढके हुए नाले बनाए जाते हैं, मगर ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो नाले बना दिए जाते हैं मगर उन्हें ढका नहीं जाता है, तो इसलिए वहाँ पे गंदगी या कचरा से नाले बंद हो जाते हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। अब जैसे घर से नली निकली, घर की नाली नाले में जाएगी, यानी जो रोड की नाली होगी वहाँ की नाली एक बड़े नाले में, तो इस हिसाब से एक जो सुविधाएं थी बिल्कुल एक अच्छे तरीके से विकसित की गई थी वहाँ पे। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और उसके बाद में बड़े नालों में मिला दी जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह के मेन होल बनाए जाते। क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सफाई की जा सके इसमें, और कभी कभी जैसे यहाँ पे गंदगी भर जाती हो या ब्लॉक हो जाते हों नाले, उन्हें साफ करने के लिए इसमें बड़े बड़े ब्लॉक बनाए जाते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज दी गई है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई करता हुआ एक व्यक्ति। ऐसे दिखाई गई इमेजनरी कि आप एक अपने दिमाग में एक इमेज बना सकें, तो आपको चीज़ें काफ़ी दिन तक याद रह सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमतों चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और यहाँ पे लिपिक भी होते होंगे जो मोहरों पर लिखते होंगे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिपिक के पदों पर भर्तियां भी निकाली गई हैं। आप उसके लिए एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को डालें। एक बेसिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगा गया है और CCC भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे। किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ऊपर की ओर और नीचे का जो ऊपर है कुआं है, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मोहर के ऊपर चिन्ह, खास लिपि भी है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन या प्राचीन उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और जो दाईं ओर है बाकी मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मोहर हो गई, ये खिलौने हो गए मिट्टी के, मगर आज तक भी कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। नगर और नए शिल्प, तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि पत्थर की बाट, ये बाट टाइप के हैं और यहाँ पे मूल्यों को यानी वस्तुओं को इसका मूल्य करने के लिए, तौलने के लिए बेसिक इसका प्रयोग किया जाता था। और नीचे हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे और औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आप सभी को पता है वर्तमान में भी यही चीज़ें चल रही हैं। जहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं मणिके, बाट, फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोहर है, यहाँ पे चित्र में इस मोहर में जानवर बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग रंग में डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में कपास की खेती होती थी। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। हाँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको NCERT सीरीज पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उस फैक्ट को अवश्य नोट डाउन करते चलें। मोहनजोदड़ो से कपड़े, अब ये तो देख सकते हैं मोदी सूट लग रहा है मुझे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका पैटर्न जो देख रहा है ये तो दाढ़ी मोदी जी की तरह ही लग रही है। और इनका जो सूट है ये भी मोदी जी की जैकेट चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती हैं। अब ये तकलिया भी फेंस क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फेंस क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेंस के मन के चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये फेंस आपको पता चल गया होगा। आशा करता हूँ आपको फेंस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आगे फ्रेंड्स, कच्चे माल की खोज कैसे हुई? कच्चे माल उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फिर किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु गैस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा की गई कपास को कच्चा माल कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कपास जूट हो गया, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जिसके बाद से कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को
कई चीज़ें वही मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे दूर दूर से आयात करते थे। तो ये अभी मैं आपको चीज़ें और भी बताऊंगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान में खेतड़ी, तांबे की डायरेक्ट पूछी जाती है खदान कहाँ पे, खेतड़ी में है। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से प्राप्त करते थे, कहाँ से आयात होता था, ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर जो कि कहाँ से होता था आयात, गुजरात और ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। तो फ्रेंड्स, नगर में रहने वाले के लिए जो भोजन की बारे में बात की जाए तो क्या है, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन में जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता। मगर फ्रेंड्स, हल तो होते थे मगर लकड़ी के होते थे, तो काफ़ी दिन तक चल नहीं पाए, वो टिकाऊ नहीं रह पाए, इसलिए उनका अवशेष नहीं मिला। क्योंकि फ्रेंड्स, लकड़ी की बनी हुई चीज़ काफ़ी दिन तक टिक नहीं पाती। लेकिन हल्के आकार के खिलौने अवश्य मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश तक दूर दूर जाना होता। अब फ्रेंड्स, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण कर लेते हैं। क्या है, कच्छ के इलाके में खदिरबेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त हैं, मगर जो धौलावीरा नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े द्वार दिए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित, एडिटोरियम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। कहाँ पे, धौलावीरा में। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर है, जो कि गुजरात प्रांत में पड़ता है वर्तमान का। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, क्योंकि समुद्र के किनारे था, उपजाऊ जमीन थी, तो कच्चा माल अवश्य आराम से मिल जाएगा। यहाँ पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे, मुद्रांकन, मोहरबंदी। अब मोहरबंदी क्या कैसे होती थी, वर्तमान में भी ऐसा ही होती है। और सीखा कैसे, हड़प्पा संस्कृति से ही हम लोगों ने ऐसी चीज़ें सीखी। गीली मिट्टी पर दबाने से बनी एक उनकी छाप। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर एविडेंस के लिए सील करता है, कोई चीज़ पैक करने के बाद उसे सील मोहर लगाता है, या पीएम करने के लिए जो चीज़ें एविडेंस पुलिस एकत्रित करती है, एविडेंस घटना स्थल से जो साक्ष्य एकत्रित करती है, उसमें सील मोहर होती है। तो उसी हिसाब से अपनी ये भी वहीं से ही ये तरीका अपनाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज जो कि लोथल का या बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लोथल समुद्र के किनारे बसा है, इसलिए इसको बंदरगाह मान रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदरगाह कहाँ से, किस जगह प्राप्त हुए हैं, तो लोथल में। और फ्रेंड्स, मुद्रा के बारे में आपको बता दूं कि मोहरों पर प्रयोग सामान से उभरे हुए डिब्बों, थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उन्हें मोहर पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती है तो यह साबित होता था कि सामान से छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्योंकि एविडेंस में भी फ्रेंड्स, जैसे पुलिस भेजती है तो मोहर इसलिए लगाई जाती है कि यदि सील टूट जाए, जैसे फॉरेंसिक जांच के लिए जाती हैं चीज़ें, कोई साक्ष्य एकत्रित होता है, उसको भेजा जाता है, जिसे प्रदर्श कहते हैं। यदि प्रदर्श फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं तो उसमें सील होना अति आवश्यक है, अन्यथा फॉरेंसिक वाले डीएनए टेस्ट के लिए लेंगे ही नहीं। सभ्यता के अंत का रहस्य की बात की जाए तो 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अब जब नगर छोड़ देंगे तो खंडहर में परिवर्तित हो जाएगा, चीज़ें नष्ट होने लगेंगी और लोग झुग्गीनुमा रोड के किनारे सड़कों पर बसने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, इसलिए लोग ऐसा करने लगे, जंगलों का विनाश हो गया था। ये सब तरह तरह की चीज़ें कयास लगाने लगे वैज्ञानिक। और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। जैसा कि फ्रेंड्स, नीचे के दक्षिण एरिया यानी कि जो प्रायद्वीप भारत में जाके बस गए, कुछ लोग पूर्व में जाके बस गए, जैसे कि आपको पता होगा आसाम या मेघालय, इधर तरफ जाके बस गए होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिस्र का थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, 5000 साल पहले यहाँ पे जो लोग मरते थे वहाँ पे उनको दफनाया जाता था, उन्हें पिरामिड कहते हैं। बेसिक आप ऐसे समझिए। और कुछ जगह पे तो, और इन सबों को मम्मी भी कहा जाता है।
ये पिरामिड है मिस्र का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र के पिरामिड काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ ऐसा भी होता था कि इनके शवों के साथ इनके अनेक जो चीज़ें दफनाई जाती थी, और कुछ खाद्य पेय भी हैं, और कभी कभी इनके दासों को भी इसमें दफना दिया जाता था। सोच सकते हैं, सेवक सेविकाओं को भी इसमें दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। और फ्रेंड्स कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, और याद कर लेते हैं कि जो सुमेलित करने के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था, और सोना कर्नाटक से प्राप्त होता था। टीन कहाँ से? गुजरात से प्राप्त होती थी। बहुमूल्य पत्थर जो थे अफगानिस्तान से प्राप्त होते थे। इस तरह से इतने क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स जो 2 क्वेश्चन है, जैसे हड़प्पा के लोग के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ें बताने से आपकी स्किल डेवलप होगी, और जो पढ़ेंगे और यदि चीज़ें लिखेंगे तो एक सेंस डेवलप होगा, आप बेहतर डिस्क्रिप्टिव लिख पाएंगे। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था, कैसे प्राप्त हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या टेलीग्राम चैनल में टेक्स्ट करके बताएं, क्योंकि ग्रुप भी मैंने बना दिया है, आप इजीली वहाँ पे अपनी बातें साझा कर सकते हैं। उपयोगी शब्द मैंने क्या बताया आपको? नगर, नगरदुर्ग आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने आपको बताया जो कि पश्चिम का हिस्सा था, गुजरात के समीप में, या सॉरी मेहरगढ़ के समीप में, हड़प्पा सभ्यता के समय की ये बात है, नगरदुर्ग, क्योंकि फ्रेंड्स ये हल्का सा उठा हुआ था और पूर्व का हिस्सा धंसा हुआ था। शासक बताया, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल क्या होता है, हल, सिंचाई, हर चीज़ मैंने आपको बताई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। मेहरगढ़ के पास जो कपास की खेती लगभग 7,000 साल, सॉरी 2500 यानी 2500 वर्ष पहले हुई, तो ये तिथि महत्वपूर्ण है, आप इन्हें भी याद कर लें। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक फ्रेंड्स अवश्य कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।